हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू F24 क्लासेस। तो आज का ये सेशन क्लास 10 के लिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी के वो सारे टॉपिक देखने वाले हैं जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ये समझिए, तुमने अगर ये सारे टॉपिक्स एक बार प्रिपेयर कर लिए पेपर से पहले, तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि पेपर में तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन बनता है, या फिर जो भी क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 4 नंबर वाला क्वेश्चन, 6 नंबर वाला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनने वाला हो, सारा क्वेश्चन मतलब एवरी क्वेश्चन लगभग तुम्हें इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कौन से वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुमको प्रिपेयर करने पेपर से पहले। और अगर तुमने एक बार इस क्लास को प्रॉपर 8 से लेकर पूरा Z तक देख लिया ना, तो मेरी गारंटी है आपसे कि भाई साहब आप ये कहने वाले हो कि इन क्वेश्चंस को भैया जी मुझे प्रिपेयर कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो हमारा पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसके अंतर्गत जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैंने क्रम वाइज रखा हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारे पेपर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तुम्हारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है, जो है पोषण। ठीक है, ये टॉपिक तुम्हारे पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 3 तरीके का क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन पोषण क्या है, पेपर में बहुत आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है पेपर पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पोषण से तुम्हारे पेपर में टोटल इन 3 तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो तुम्हारा सबसे पहला टॉपिक हो गया क्लियर यहाँ से। ठीक है, इसके बाद तुमने दूसरा टॉपिक तैयार करना है। तो तुम दूसरा टॉपिक तैयार करोगे पाचन तंत्र। अब देखो, पाचन तंत्र से तुम्हारे पेपर में 2 तरीके का जो क्वेश्चन बनेगा ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक नई चीज़ निकल के आती है। और वो नई चीज़ तुम्हारी है कि मानव पाचन तंत्र में यहाँ पर इसका जो है नामांकित चित्र बनाने के लिए क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन तुम देख लेना, एवरी ईयर के लगभग 2 से 3 सेट उठा करके देखना, तुमको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र नामांकित चित्र बनाइएगा। मतलब कि आपको फिगर बनाना है और फिगर के जो भी पार्ट होते हैं उनके नाम भी आपको लिखने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इसमें और प्रश्न बन जाता है कि मनुष्य की जो आहार नाल में जो पाचन क्रिया होती है, इसका आपको एकदम अच्छे से वर्णन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस टॉपिक से तुमको 2 तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी टॉपिक नंबर 3 की। चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा, जिसको भी क्लास अच्छी लगती हो और जो भी चीज़ें अगर आपको डाउट रहती है ना, एक बार कमेंट करके इसे आप ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बार कितना स्कोर करना चाहते हो, 95 प्लस करना चाहते हो या 90% करना चाहते हो, एक बार सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन स्टूडेंट्स कितना बेहतर है पढ़ने में। ओके, श्वसन तंत्र के ये 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र के प्रकार और श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में अंतर। ठीक है, तुम्हारे पेपर में 3 तरीके से श्वसन तंत्र से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे हमारा अगला टॉपिक है परिवहन तंत्र। और परिवहन तंत्र में देखो क्या होता है कि इसमें इस परिवहन तंत्र के टॉपिक में बड़ी ध्यान से समझना, आपके पेपर में 2-2 नंबर के क्या होते हैं, डिफिनीशंस पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं? 2-2 नंबर की डेफिनीशन आती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको बताने वाली है। ठीक है, अब उसमें जो डेफिनीशंस तुम्हारे पेपर में आती हैं वो आती है, जैसे परिवहन की डेफिनीशन आ जाती है, वहन की डेफिनीशन आ जाती है, समवहन की डेफिनीशन आ जाती है। ठीक है, तो तुम्हारे पेपर में परिवहन से जो डेफिनीशंस आती हैं ना, वो इस तरीके से आती हैं कि परिवहन की परिभाषा दीजिएगा, वहन की परिभाषा दीजिएगा। और इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब कह सकते हो कि परिवहन, वहन, संवहन सब एक ही चीज़ होती है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे की। तो इसके बाद यदि मैं आगे बात करता हूँ, आगे उन टॉपिक्स की बात करता हूँ जो तुम्हारे पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस हर बार तुम्हारे पेपर में बनते हैं। तो जैसे तुम्हारा अगला टॉपिक है मानव हृदय। ठीक है, मानव हृदय। और मानव हृदय जो हमारा टॉपिक है, इससे तुम्हारे पेपर में 2 तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन। ठीक है, तुम किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लेना, तुमको ये क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा कि मानव हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है ना, इसका एकदम अच्छे तरीके से मतलब इसका फिगर बनाइएगा सबसे पहली बात तो। ठीक है, और मानव हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है किस तरीके से काम करती है, इसको एकदम अच्छे से, ठीक है,
आपको यहाँ पर चीज़ों को करना होगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, मानव हृदय की बाह्य संरचना और मानव हृदय की आंतरिक संरचना, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला तुम्हारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस से तुम्हारे पेपर में 3 से 4 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला जो सिंपल तरीके से क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा वह जो इसकी प्रक्रिया होती है ना, इसका वर्णन कीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बनता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है तुम्हारे पेपर में, वो प्रश्न है तुम्हारा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिएगा, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है और दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया, इन दोनों में तुम्हारे पेपर में डिफरेंस पूछा जा सकता है, यानी इनके बीच में तुम्हारे पेपर में अंतर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चंस जो तुम्हारे पेपर के लिए आते बनते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और बन जाते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सूर्य होता है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, या फिर कह सकते हो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अगर सूर्य ना हो तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी? तो ये प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आएंगे वो तुमको लगभग इन्हीं क्वेश्चंस यानी इन्हीं वैरायटी के क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो अगला टॉपिक। अगले टॉपिक की बात करते हैं पौधों में परिवहन। अब जैसे तुमको परिवहन से पता चल रहा होगा कि जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है तो उसको हम परिवहन कहलाते हैं, या फिर कहते हो परिवहन कहते हैं। अब पौधों में परिवहन अलग तरीके का होता है ना। तो पौधों में जब परिवहन पढ़ोगे एकदम डिटेल से तो वहाँ पर ये चीज़ें तुमको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी कि मूल रूपों द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो किस तरीके से होता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है कि मूल रूपों द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, इस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिएगा। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाता है। जड़ में पानी का संवहन, मूल दाब की परिभाषा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे इस टॉपिक से बन सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक के तो बताएंगे, वरना फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुम्हारे और भी हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे पौधों में परिवहन की, ठीक है, जिसमें हम 2 से 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। अब उनमें से जो तुम्हारे आगे के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि स्नैप्स क्या है, इसके कार्य लिखिएगा। मानव शरीर में जो ग्राही का कार्य होता है ना, इसको समझाइएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर वैरायटी के क्वेश्चंस तुमको मैं यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ। और मैं एक चीज़ तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के लगभग 2 से 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको जब मैंने करीब से एनालिसिस किया है, उससे जो क्वेश्चंस मुझे मिले इन टॉपिक्स के अंतर्गत, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ले करके आया हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं तुमको बताऊंगा इन सभी क्वेश्चंस को तुमको प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे तुम सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो। और तुमने अगर एक बार इन सारे क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया तो पेपर में रिवीजन के अलावा तुम्हारे पास और कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। बार बार बस इन क्वेश्चंस को रिवीजन करना है और चेक करते रहना है कि कुछ क्वेश्चंस को मैं कितने समय में तैयार कर पा रहा हूँ, भूल रहा हूँ। तो सिर्फ रिवीजन तुमको करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। टॉपिक नंबर 8 तुम्हारा है कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में डिटेल से समझ लेना कि आखिर में प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, ठीक है। फिर इसके अंतर्गत जो तुम्हारे पेपर में इससे क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में इसके क्या उदाहरण हैं, दैनिक जीवन में इसके क्या उदाहरण हैं भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बन जाता है। इसके बाद अगर आगे बात करता हूँ कि भाई प्रतिवर्ती चाप से कैसा क्वेश्चन बनता है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन इसमें भी बनता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग चीज़ होती है, थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर तुम्हारे पेपर में आ जाता है कि प्रतिवर्ती चाप का चित्र बना करके, इसका मतलब उद्दीपन का मतलब होता है इसकी जो भी चीज़ तुम चित्र में बनाओगे ना, उसके कम से कम 4 से 5 पार्ट के तुमको क्या करने हैं भाई, नाम लिखने हैं। बोलते हैं ना उसको चित्र सहित वर्णन कीजिएगा, सचित्र वर्णन कीजिएगा, मतलब चित्र भी बनाइएगा
और चित्र में जो पार्ट बनाइएगा उसमें उसके नाम को भी अच्छे से एकदम बेहतर तरीके से कह सकते हो कि भरिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि चित्र बनाकर उसका उद्दीपन को समझाइएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारा कह रहा है कि मानव मस्तिष्क, ठीक। अब देखो मानव मस्तिष्क की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो पिछले साल का पेपर उठाना 2026 का, तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मानव मस्तिष्क क्या है। इसके भाग में जो इसका अग्र मस्तिष्क भाग होता है, जो मध्य मस्तिष्क भाग होता है, जो पश्च मस्तिष्क भाग होता है, इसमें से तुम्हारे पेपर में जो पूछा गया था वो था तुम्हारा अग्र मस्तिष्क भाग, ठीक है। इसको समझाने के लिए पेपर में आया था तुम्हारे 2026 के प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, मानव मस्तिष्क के ये दोनों क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। सबसे पहला है मानव मस्तिष्क में जो तुम्हारे तीनों भाग होते हैं, अग्र, मध्य और कह सकते हो पश्च, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न बनता है मानव मस्तिष्क से वो तुम्हारा है अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। ये दोनों ही प्रक्रियाएं या फिर कह सकते हैं दोनों ही क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं या फिर इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसा भी तुम्हारे पेपर में आने वाला हो, तुमको क्या करना है, बस क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना है, जो भी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है उसको तुमको क्लियर करना है और चीज़ों को बस बार बार तुमको रिवाइज करते रहना है ना। एक बार अच्छे से किसी चीज़ को अगर तुमने पढ़ा है, नोट्स उसकी प्रिपेयर की हैं, तो तुमको बस उस चीज़ को बार बार रिवीजन करना है, बार बार चीज़ों का रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही तुमको करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद 10वां टॉपिक क्या कह रहा है कि जंतु हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। देखो ये चीज़ अलग है एकदम, ये चीज़ अलग है एकदम। जो तुम्हारा जंतु हार्मोन है ये अलग एकदम है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी या फिर कह सकते हो अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये चीज़ें अलग हैं। दोनों के दोनों चीज़ें अलग हैं, पर एक साथ लिखने का मतलब ये कि ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। इस वजह से दोनों को आपस में लिखना सही समझा। दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी, जिससे तुम्हारे बनने वाले ये जो क्वेश्चन है पेपर में ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनता है पेपर में कि हमारे शरीर में जो क्या लिखा हुआ है भाई, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, ये कब स्रावित होता है। एड्रेनलिन, ठीक है। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, इसको देखिएगा एक बार, इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार कीजिएगा, ठीक है। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, कह रहा है कि ये कब और कैसे स्रावित होता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी अगला क्वेश्चन तुम्हारा है कि मधुमेह रोग, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, तो मरीजों को जो मधुमेह रोग होता है उसमें इंसुलिन का जो इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, तो इसके बारे में तुम्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। देखो टॉपिक तुमको एक बार अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा ना, तो तुम्हारे जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने वाले वो भी तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा जो तुम्हारा टॉपिक है वो है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग्स में ही बताया था कि जंतु हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से डायरेक्ट लिंक होता है, और जब इन दोनों को आपस में एक साथ मर्ज करके पढ़ोगे ना, तो सारे टॉपिक्स जो तुम्हारी क्वेश्चंस इन टॉपिक से जो बनते हैं वो तुम्हारे काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। तीसरा प्रश्न जैसे बना है या फिर बनता है पेपर में कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, ठीक है ना, हार्मोन नामक नाम वसा के कार्य लिखिए, एक मिनट। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है ना, हार्मोन नाम वसा के कार्य लिखिए। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो एक हार्मोन तुम्हारा रिलीज होता है ना, ठीक है, उसके तुम्हें कार्य लिखने हैं, ठीक है। क्या लिखने हैं उसके तुमको सारे के सारे कार्य लिखने हैं, सारे के सारे नहीं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं, 4 से 5 कार्य वो तुमको लिखने हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई तो तुम्हारा ये टॉपिक हो गया क्लियर यहाँ से, ठीक है। इसके बाद तुमको बताते हैं भाई आगे के जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मिस हो गई थी, टॉपिक नंबर 8, 9 और कह सकते हो 7 को हमने डिस्कस ही नहीं किया था, ठीक है। तो जो लोग क्लास को देख रहे होंगे उनको डाउट हो रहा होगा कि भाई 8 नंबर टॉपिक कहाँ गया, 9 नंबर टॉपिक कहाँ गया और 7 कहाँ गया, ठीक है। और 7 चैप्टर को मैं बिना बताए मैंने आपको जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करा दिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने तुमको बहुत सारे टॉपिक बता दिए, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर, ठीक है, इन टॉपिक्स के बिना बताएं, जबकि हमको सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स से डिस्कस करने थे, ठीक है। तो देखो जो 7 चैप्टर था, जो हमारा 7 नंबर चैप्टर था कि जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय,
उसके जो अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस किए थे, वो जितने भी टॉपिक 13 नंबर तक थे, वो सारे इस चैप्टर के टॉपिक थे। ठीक है, इसके अलावा 2 टॉपिक जो चैप्टर नंबर फर्स्ट के छूट गए थे लाइफ प्रोसेस के, वो ये 2 टॉपिक हैं। सबसे पहला वाष्पोत्सर्जन, दूसरा तुम्हारा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसके अंदर से ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और इसके अंदर से ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर था, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो लगभग हर साल प्रीवियस ईयर में आता है, वो तुम्हारा क्वेश्चन है न्यूरॉन की संरचना एवं तंत्रिका तंत्र। इस क्वेश्चन को तुमने अगर छोड़ दिया तो समझो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे पेपर के लिए, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र तुम्हारे पेपर में हर साल एवरी ईयर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर तुमको नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद चलिए जो भी टॉपिक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर की ओर ले चलता हूँ। तो जैसे कि एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने 7 तक के टॉपिक्स देख चुके थे। ठीक है, इसके बाद 8 में टॉपिक बता चुका था तुमको, 9 नंबर भी डिस्कस करा चुका था। ठीक है, जो 10वां टॉपिक था उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। जो छूट गए थे वो टॉपिक हमारे ये सारे थे, इसको भी हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 क्या है हमारा, पौधों एवं जंतुओं में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सबसे पहला टॉपिक इसमें तुम्हारा है कि अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया को समझाइए। दूसरा प्रश्न तुम्हारे पेपर में आ सकता है कि जो पुनरुद्भवन होता है ना, जो खंडन होता है ना, इसके बीच में डिफरेंस यानी अंतर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इन दोनों की जो डिफिनीशन होती है, जो परिभाषा होती है, आखिर में ये होता क्या है, इसको तुमने अगर एक बार अच्छे से समझ लिया तो जो इसका डिफरेंस होता है ना, उसको भी तुम काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। इसके अलावा इसमें से और भी पूछा जाता है, जैसे कि जो प्लेनेरिया होता है ना, प्लेनेरिया को उदाहरण द्वारा समझाइएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब इसी क्वेश्चन के साथ ये चीज़ भी लगा करके सेकेंड क्वेश्चन, मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर में लास्ट में ये क्वेश्चन लगा दिया जाएगा और क्वेश्चन तुमसे बड़े मार्क्स में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, पौधों में इसके लाभों का वर्णन कीजिएगा। 2026 में 2 सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है तुम्हारा टॉपिक नंबर 12, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का वर्णन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है इसका वर्णन। अब तुम्हारे पेपर में इस टॉपिक से स्टूडेंट्स 3 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कितने तरीके के, टोटल 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि एक पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके मुख्य भागों का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, तो तुमको एक क्या करना है कि एक पुष्प बना लेना है, उसके पुष्प के जितने भी भाग होते हैं उन सभी भागों में जो 4 मुख्य भाग होते हैं ना, उन चारों मुख्य भागों का तुमको क्या करना है, नाम लिखना है और उसके क्या कार्य हैं। अगर पेपर में कार्य पूछे जाते हैं तो लिख सकते हो, बाकी इसका चित्र जरूर आता है पेपर में। चित्र के साथ साथ इसके मुख्य जो भाग होते हैं उनको भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा कि परागण किसे कहते हैं, परागण किसे कहते हैं। ठीक है, अब परागण में 2 चीज़ें होती हैं, स्वपरागण और परपरागण, और इसके बीच में तुम्हारे पेपर में अंतर यानी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया इतना? अगर इतना क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, और जिसको जहाँ पर जो भी चीज़ ऐसी लग रही हो कि ये क्वेश्चन हमको मतलब पता था इंपॉर्टेंट है और हमने यहाँ पर देख भी लिया है, तो वो चीज़ कमेंट करना आप लोग। ठीक है, और आप ये वीडियो कब देख रहे हो, किस टाइम देख रहे हो, वो भी आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। ठीक है, फिलहाल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके अगले की, मतलब टॉपिक नंबर 12 का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा निषेचन किसे कहते हैं। पुष्पीय पौधों में जो निषेचन के बाद में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ना, उसको यहाँ पर तुमको समझाना है। और एक चीज़ मैं और क्लियर तुमको कर देता हूँ कि ये जो पौधे से रिलेटेड ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ना, तुम्हारे पेपर में सेम टू सेम ऐसे आते हैं, मतलब इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। नो चेंजेस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन में तुमको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, सेम टू सेम ऐसे एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को रखता है पेपर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी टॉपिक नंबर 13 की। तो टॉपिक नंबर तुम्हारा 13 है कि मानव जनन तंत्र। ठीक है, मानव जनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, वुमेन रिप्रोडक्शन सिस्टम, काफ़ी बार चीज़ें पढ़ते होगे
तो चीज़ें ऐसी लगती होंगी कि इनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए और आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद एक बार ज़रूर से आप लोग पढ़िएगा, पेपर में ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आता है। अब इससे क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं चलिए मैं वो बताता हूँ। तो मानव जनन तंत्र, ठीक है, मानव जनन तंत्र में तुम्हारे पेपर में 4 तरीके का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि मानव वर्षण के कार्य क्या हैं, ये उदर गुहा के बाहर स्थित क्यों होते हैं, पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनने वाला, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन प्लेसेंटा क्या है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा। इसके बाद जो 3 क्वेश्चन है ना, इनको तो बिल्कुल छोड़ना भी मत, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए छोड़ना भी मत। तो इंपॉर्टेंट डाल लो इन तीनों क्वेश्चंस पर, इंपॉर्टेंट डाल लो इन तीनों क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि मानव के नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो ये चौथा क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है कि शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि, ठीक है, शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि की जनन में क्या भूमिका होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो तुमको मानव जनन तंत्र के बारे में देखने को मिलने वाले, मतलब मानव जनन तंत्र जो तुम्हारा टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारे पेपर में 4 तरीके के क्वेश्चंस बनने वाले हैं या फिर बनते हैं। अब आगे बात करते हैं टॉपिक नंबर 14, यानी हमारा जो अगला टॉपिक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से तुमको चीज़ क्लियर अच्छे समझ में आ गई होगी कि तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो भी तुमको पता चल गए, टॉपिक्स भी तुमको पता चल गया। तो तुमको प्रिपेयर कैसे करना है वो चीज़ भी तुमको मैं बता दूंगा, वरना तुमको खुद से आती है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब तुमको खुद से पता है कि मुझे कैसे तैयार करना है, क्या करना है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वरना वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताऊंगा लास्ट में कि तुमको इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर भी कैसे करना है। 14 नंबर टॉपिक तुम्हारा कि परिवार नियोजन एवं जनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं जनन स्वास्थ्य। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक तरीके से कह सकते हो जो इंडियन फैमिली में जो कल्चर चला आ रहा है ना, कि अब इसको जब तुम पढ़ोगे ना तो और ज़्यादा से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी फैमिली में 2 से 3 मेंबर्स होते हैं, किसी फैमिली में कैसे किसी पेरेंट्स के 2 से 3 कह सकते हो क्या होते हैं भाई, क्या कह सकते हैं आप लोग, इसको एक बार पढ़िएगा तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, पहला प्रश्न बनता है कि परिवार नियोजन की किन्हीं 2 यांत्रिक विधियों के नाम लिखिएगा, ठीक है। जो परिवार नियोजन मतलब परिवार को जो सीमित रखने वाली जो 2 यांत्रिक विधियां होती हैं ना, उनके तुमको नाम लिखने हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन की मुख्य विधियां कौन सी हैं। 4 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में बनने वाला ये क्वेश्चन तुम्हारा है, ठीक है। इसके बाद अगला है यौन संचारित रोग क्या है, तो इसके बारे में तुमको डिटेल से काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो परिवार नियोजन से बनने वाले जो 3 क्वेश्चन है, इस टॉपिक से बनने वाले जो 3 क्वेश्चन है, ये तुमको प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके बाद तुम्हारा अगला 15 नंबर टॉपिक है डीएनए, कह सकते हो डीएनए प्रकृति का महत्व। डीएनए जो होता है, डीएनए क्या होता है, सबसे पहली बात डीएनए एक तरीके से उसको हम लोग रक्त भी कह सकते हैं, रुधिर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल अदर सिनोनिम्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इसके बहुत सारे कह सकते हो नाम होते हैं। बाकी अगर डीएनए अगर जहाँ बात होती है तो वहाँ पर एक चीज़ समझ जाना कि हमारी जो सबसे छोटी कोशिका होती है, वो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, आप लोग कमेंट ज़रूर से करिएगा, ठीक है। वहाँ पर उसका नाम लिया जाता है। तो जनन में जो कह सकते हो जनन की प्रक्रिया में डीएनए जो होता है हमारा, इसकी प्रतिकृति का क्या महत्व होता है, इसको तुमको एकदम बेहतर तरीके से समझाना है। क्वेश्चन ये पेपर में तुम्हारे 2 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, तो इस चीज़ को तुमको समझना है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ से देख सकते हो चैप्टर नंबर तुम्हारा जो 9 है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा बायो का लास्ट चैप्टर है, और इस चैप्टर से जो तुम्हारे पेपर में जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि सीमित हैं, मतलब ज़्यादा है नहीं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं बस तुमको उतने प्रिपेयर कर लेने हैं, पेपर में कोई क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनता है वो टॉपिक तुम्हारा है मेंडल का योगदान और उनके नियम। देखो मेंडल के जो नियम है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडल ने अपने नियम के लिए मटर के पौधे का ही क्यों चुना, मटर के पौधे को ही क्यों चुना, उदाहरण सहित बताइएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर उन्होंने मटर के ही पौधे को क्यों चुना था भाई, ऐसा क्या था उस पौधे में, वो किसी दूसरे पौधे को भी ले सकते थे।
पर उन्होंने मटर का पौधा लिया, इसके पीछे रीजन क्या था उसको बताना है और उसके उदाहरण भी तुमको देने हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के जो नियम है ना वो 3 थे। इनके जो नियम थे स्टूडेंट्स वो कितने थे? 3 नियम थे। वो 3 नियम कौन कौन से थे, वो 3 नियम में क्या क्या था, वो सारी चीज़ें तुमको पढ़नी है। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने देखा कि इनके 3 नियम कौन कौन से थे, उसमें से 2 नियम आ चुके हैं आपके। सबसे पहला अगर मैं बात करूंगा एक संकर संकरण, इसमें तुमको पहला और दूसरा नियम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तुम्हारा द्विसंकर संकरण, यहाँ पर तुमको तीसरा नियम देखने को मिलेगा। तो ये जो एक संकर संकरण है ना और द्विसंकर संकरण है, इसमें क्या होता है तुम्हारे पेपर में क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस क्या होता है, ये सारी चीज़ें तुमको एकदम डिटेल से पढ़ने की मिलेंगी जब तुम चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ोगे, ये क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा जीन क्या है, इसको क्यों आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, इसको तुमको पढ़ना है। ठीक है, बाकी ये देखो मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया से ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा विभिन्नता और आनुवंशिक लक्षण देख सकते हो, विभिन्नता क्या है, ये किसी स्पीसीज के अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें तुम खुद से समझ करके तैयार कर सकते हो। बाकी इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है समजात और समरूप अंग, इसको मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ। जैसे समजात अंग क्या होते हैं, समरूप अंग क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग तरीके के जो समजात और समरूप दिख रहे हैं ना, ये तुमको ह्यूमन और कह सकते हो कि जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच में तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उनसे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि समजात तथा जो समरूप अंग होते हैं ये किसे कहते हैं या फिर इनको क्या कहा जाता है, और इसके तुम्हारे पेपर में 2 उदाहरण यानी 2 एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इनमें से जो क्वेश्चन बन जाता है दूसरा वो होता है कि जीवाश्म किसे कहते हैं, जैव विकास की जो प्रक्रिया होती है जीवाश्म उसको कैसे समझाते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो तुमको पढ़ने को मिलेगी इस क्वेश्चन में, इन दोनों चीज़ों में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, समजात एवं समरूप अंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन और रह जाते तुम्हारे, इनको भी तुमको तैयार कर लेना है। पर्यावरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले लक्षण की अगली पीढ़ी कैसी होगी, और उपार्जित लक्षण और वंशागति लक्षणों को बताइएगा। इसके अलावा एक और चीज़ थी, तुमको ये सारे टॉपिक्स और ये क्वेश्चंस तुमको एक बार नोट अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर से करने हैं। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।